Good morning, all of you. Welcome back to RJ Career Point ऑनलाइन एंड लाइव नर्सिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पीपीएच के रिगार्डिंग पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, पीपीएच में हमने सब कुछ पढ़ लिया है जो हमारे काम की चीजें थी, तो उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन वगैरह सोल्व कीजिएगा। एक बार आपका सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में आपको ओवरऑल ओबेसिटी के रिगार्डिंग जो प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन होंगे, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी हैं वो हम सीधे सीधे पढ़कर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन देन अगर बात करते हैं प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस की तो वो क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करवा दी जाएगी, क्योंकि साथ साथ आपको भी डिस्कस करना है वो चीज। हाँ, तो कुछ प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन आपको जब सिलेबस कंप्लीट होने को होगा तो उस टाइम आपकी बीच बीच में क्लासेस लगवाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए जिस दिन थ्योरी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है तो उस दिन आपकी कुछ क्वेश्चंस की क्लास भी लगवा देंगे, तो साथ साथ आपको क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि लेकिन फिर पूरा आप हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए, हम सारे क्वेश्चन ही नहीं निकालेंगे। हम आपको वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो कुछ एक्स्ट्रा होंगे, यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नोट्स के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि हर एक चीज नोट्स के अंदर कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें हम जब क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे तो वहां से निकल कर आएंगी, तो वो सब चीजें फिर आप उनको अपने नोट्स के अंदर ऐड करते रहिएगा। आप भी जब कोई चीज पढ़ें और आपको कुछ ऐसी चीज लगे कि सर ये चीज हमें नोट्स के अंदर ऐड नहीं है, तो उस चीज को पढ़ते टाइम पे अपनी नोटबुक खोल के रखें, जो आपने नोट्स लिखे हैं उस चीज के अंदर आप मैन्युअली खुद से ऐड कर लें, ताकि आपके नोट्स और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। कल को अगर मान लीजिए आप इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो एक बार नोट्स को रिवाइज किया तो नोट्स के अंदर आपके जो कोचिंग पढ़ाए गए वो भी है, आपने जितनी जगह से क्वेश्चन सोल्व किए थे वो भी सारे इंक्लूड है। तो स्टैटिक लाइन बनाकर उस चीज को लिख लें ताकि वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन का तो डेफिनेटली होगा, जैसे आपका सब्जेक्ट पूरा होगा, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको करवा दी जाएंगे। जिस दिन ओबीसी की लास्ट क्लास होगी वो इमेज बेस्ड क्लास ही होगी आपकी, कि एक क्लास में 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी लगेंगे, जितनी सारी इमेज बन सकती है वो सारी इमेज आपको करवाएंगे। उसके बाद में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे, तो कंटेंट तो हमारे पास आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, सर फुट क्यों एलिवेट करेंगे? ताकि वीनस रिटर्न हो सके। ब्लड लॉस हो चुका है ना, तो हम क्या करेंगे, ब्लड लॉस हो चुका है तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीनस रिटर्न को प्रायोरिटी देनी है। क्या हम अब डीएसएस का फॉर्म नहीं भर सकते? भर सकते हैं, वहां था केवल और केवल रजिस्ट्रेशन करने का। तो जिन्होंने उस टाइम में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उनको एक यूनिक आईडी पासवर्ड मिल गया होगा, उस यूनिक आईडी पासवर्ड से वो केवल फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों ने उस टाइम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, जब फॉर्म फिर से आएगा तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर जाना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन इसलिए था कि डीएसएसबी ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली थी अलग अलग डिपार्टमेंट की, ठीक है, ताकि बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि उनको अगर मान लीजिए फर्दर जब फॉर्म आएगा तो उनके पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा उनकी मेल के ऊपर कि ये अब फॉर्म निकला है, और उसके साथ साथ आपको उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अब जब फॉर्म निकलेंगे तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक डिस्कस करते हैं, हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। हाइपर का मतलब एक्सेसिव, एमएसएस का मतलब वॉमिटिंग, और ग्रेविडेरम का मतलब ड्यू टू प्रेगनेंसी या ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस। तो ड्यू टू प्रेगनेंसी अगर मान लीजिएगा वॉमिटिंग बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम की कंडीशन। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम यानी ड्यू टू ग्रेविडिटी फीमेल को वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है। सर बैलोटमेंट क्यों करवाते हैं? बैलोटमेंट मैंने आपको पढ़ाया था ना, अभी भरे जा रहे नहीं है बेटा, फॉर्म अभी नहीं भर रहे, ठीक है, जब फॉर्म भरेंगे बता देंगे आपको, आप तो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हो। हम फीटल वेलबींग असेसमेंट करते हैं कि नॉर्मली फीटस वेल जब होगा तो क्या शो करेगा, वो इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, यानी रीबाउंड फीटस है। फीटस को कुछ स्टिमुलेशन देंगे तो उसका फीडबैक भी दे रहा है, क्या दे रहा है, उसका फीडबैक भी दे रहा है। तो नॉर्मल फीटस की एक्टिविटी को या फीटस अच्छी तरह से है नहीं है, फीटस को कोई
इश्यू तो नहीं है, फीटस किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, फीटस की एक्टिविटी तो कम नहीं हो गई है, वो सारी चीज असेसमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, बैलोटमेंट करते हैं। इस क्लास से पहले अपन डिस्कस करेंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। चलिए लिखिएगा, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सीवियर वॉमिटिंग, एमएस का मीनिंग क्या होता है, सिंपली वॉमिटिंग से होता है, ठीक है। तो सीवियर वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सीवियर वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी विच हैव विच, ऐसे लिख दो ना, ऊपर होते हैं तो विथ होता है और नीचे होता है तो विच होता है, ठीक है। विच हैव डेंजरस इफेक्ट ऑन मैटरनल हेल्थ, इंसिडेंस होता है इसका 1 in 1000 प्रेगनेंसी। 1000 महिलाएं अगर प्रेग्नेंट है तो उनमें से एक महिला के अंदर क्या होगा, आपको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होगा। क्लियर हुआ। कॉजेज की बात कर लेते हैं। कॉजेज में क्या होगा, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, एग्जैक्ट एटियोलॉजी अननोन, कुछ अज्ञात कारणों की वजह से क्या हुआ, विदाउट ये विदाउट होता है क्या, हमने तो विथ और विथ का तो यही पढ़ा था। चलिए लिख लीजिए, आप विच लिखिएगा इसको, है ना, क्योंकि ऐसी बुक में तो मिलती नहीं है। हमने तो, हमारे गुरुजी ने जो बताया वो हम बता दें आपको। आपने क्या पढ़ाई है, देख लीजिए, जो भी इसका मतलब विच है, ठीक है। अगर गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेंगे। यहां विच लिखने ना, ऐसे ना ही करे भाई, डरा देते हो तुम लोग मुझे, फिर मुझे गलत लगता है कि मैंने बच्चों को गलत बता दिया। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, बताएं नहीं, देख के बता दें, लेकिन गलत नहीं बताना। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ, एग्जैक्ट कॉज क्या होता है इसका, अननोन, यानी सटीक रीजन अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ रीजन जिन्हें अपन कह सकते हैं कि इसके कारण होगा, ठीक है। तो वो क्या होंगे, एक्सेसिव ऑफ एचसीजी, एक्सेस ऑफ एचसीजी, यानी एचसीजी का लेवल ज्यादा बढ़ गया। क्या हुआ है, एक्सेस एचसीजी लेवल, एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ है। क्लियर हुआ। कुछ साइकोजेनिक कॉज हो सकते हैं, एंड एनवायरमेंटल कॉज हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉज हो सकते हैं। क्लियर हुआ।
तो ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इसकी थोड़ी बहुत पैथोफिजियोलॉजी बताता हूं कि एक्सेस वॉमिटिंग कब होती है, कैसे होती है, इसके कारण होता क्या है। अच्छा, एम के सर ने बता दिया क्या आपको? ये नहीं, यही होता है विच। ऊपर लगाएंगे तो विथ और नीचे लगाएंगे तो विच। लिखा सभी ने? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, एक्सेस वॉमिटिंग होगी। एक्सेस वॉमिटिंग से क्या होता है, आपका स्टमक कंटेंट सारा एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। और स्टमक कंटेंट अगर एक्सपेल आउट होगा तो उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस। तो अगर मान लीजिए सीवियर वॉमिटिंग होती है तो वहां पर आपको सिचुएशन देखने को मिलती है सबसे पहले क्या, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड कंटेंट तो सारा बाहर निकल गया। तो एल्कलोसिस जैसी सिचुएशन आपको सामने देखने को मिलने वाली है। क्लियर? तो इसमें लिखेगा एक्सेसिव वॉमिटिंग इस एक्सेसिव वॉमिटिंग से होगा क्या, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड स्टमक कंटेंट, नेक्स्ट हाइपोवोलीमिया भी हो जाएगा, एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। क्लियर? हाँ, बताया मैंने आपको। ऐसे जगह टेस्ट में आपको देख के बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले भी बच्चे ने पूछा था ना ये कि ऐसे जगह कौन सा सेंसिटिव होता है, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा पूरा पढ़ा दूंगा ना डिटेल से। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, दोबारा देखिएगा इस चीज को। हमने पढ़ा है सीवियर वॉमिटिंग के कारण अगर प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो रहा है, आपको सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके कारण क्या होगा, मैटरनल हेल्थ के ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम कहते हैं। इंसिडेंस की बात की 1 in 1000 प्रेगनेंसी। कोजेस की बात कर रहे थे हम, कोजेस में क्या एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं है, लेकिन हो सकता है एक्सेसिव एससीजी का लेवल हो, कुछ साइकोजेनिक हो सकता है कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस की कंडीशन हो। क्लियर? बट सर हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा ड्यू टू स्टारवेशन। चलिए इसकी भी बात कर लेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या एल्कलोसिस होगा, भी बता दूंगा क्यों होता है। अब ये सिम्टम्स अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी आपको पढ़ाऊंगा इसके एग्जैक्ट साइन सिम्टम्स, तो वहां मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने? अब आप लिखिएगा साइन सिम्टम्स। ये मैंने आपको बेसिक पैथोफिजियोलॉजी आप समझ लीजिए, कोजेस के साथ बताइए मैंने, ठीक है, कि ऐसे ऐसे होता है। अब आप इसमें लिखिएगा साइन एंड सिम्टम्स, साइन या सिम्टम्स। अर्ली एंड लेट साइन की बात करेंगे उसके अंदर, ठीक है बेटा। तो अर्ली के अंदर आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही देखने को मिलेगा कि जल्दी से सबसे पहले जो होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। लेकिन अगर बात करते हैं लेट, तो अगर बार बार ये चीज हो रही है और कंटिन्यू चीज हो रही है तो क्या होगा, जो ओरल इंटेक है वो तो डिक्रीज हो जाएगा, तो फीमेल स्टारवेशन में चली जाएगी। स्टारवेशन में चली गई तो उसके बाद में फैट का डिग्रेडेशन होगा, फिर क्या हो जाएगा, आपकी कीटोन बॉडीज बनेगी, और फिर क्या होगा, आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो वो लेट साइन सिम्टम्स के अंदर आपको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं एल्कलोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बता दिया ना आपको, अभी लिखते जाइए, आप हर चीज बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर लिखेगा अर्ली साइन। अभी मैंने तो बताया नहीं कि एसिडोसिस होगा, जब होगा तब बताऊंगा मैं कि क्यों हो रहा है। सबसे पहले लिखेगा अर्ली साइन। अर्ली साइन के अंदर क्या होगा, सिंपली वही चीज कि वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग से स्टमक कंटेंट का लॉस। वॉमिटिंग और वॉमिटिंग से क्या होगा, स्टमक कंटेंट का लॉस होगा, और जब स्टमक कंटेंट का लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। लिखा। अब इसके साथ में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है बट डिहाइड्रेशन नहीं होता। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस बट नो डिहाइड्रेशन। बट यहां पर आपको डिहाइड्रेशन नहीं मिलेगा, अर्ली साइन में डिहाइड्रेशन नहीं मिलता है। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा लेट साइन। वॉमिटिंग कंटिन्यू है, क्या है, वॉमिटिंग कंटिन्यू है। सो कंटिन्यू वॉमिटिंग, और कंटिन्यू वॉमिटिंग रहेगी तो क्या होगा, डिक्रीज ऑरल इनटेक। आप जो ऑरली ले रहे हैं वो तो डिक्रीज हो गया, सो डिक्रीज ऑरल इनटेक। और ऑरल इनटेक डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, आपकी बॉडी को डिमांड तो है, बॉडी को चाहिए कि मुझे मेरी जो बायोलॉजिकल डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे खाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, वहां पर आपकी फैट का डीजनरेशन होगा। क्या हो जाएगा, फैट का डीजनरेशन हो जाएगा। फीमेल किस में चली जाएगी, स्टारवेशन में चली जाएगी, और फैट डीजनरेट होते ही क्या हो जाएगा, वहां से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, डिक्रीज ऑरल इनटेक, स्टारवेशन की सिचुएशन आ जाएगी, और उस स्टारवेशन के कारण फीमेल को क्या होगा, वहां पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरी चीज, लेट साइन के अंदर ही बात कर रहे हैं अपन, हाइपोवोलीमिया की सिचुएशन होगी। क्या होगा, फ्लूइड लॉस, एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस से क्या हो जाएगा, फीमेल को हाइपोवोलीमिया, और इसी कारण फिर क्या हो जाएगा आपको, डिहाइड्रेशन। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। देखिए सिंपली अगर बात करते हैं, जहां पर आपको हाइपर एमएसएस कंडीशन देखने को मिल रही है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब आप चीज को समझिए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन में आपके पढ़ लिया हूं। अगर एमएसएस ग्रेविडर में हो तो एल्कलोसिस होता है, हाइपर में एसिडोस होता है। अगर क्वेश्चन में आए विच एसिड बेस इम्बैलेंस इन हाइपर एमएसएस ग्रेविडर, देखिए अगर मान लीजिए सिंपली जो वॉमिटिंग होती है, नॉर्मल वॉमिटिंग अगर बात कर रहे हैं आप, तो वहां पर आपको एल्कलोसिस सिचुएशन देखने को मिलेगी। वहां पर क्या मिलेगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर हाइपर एमएसएस ग्रेविडर की सिचुएशन रहेगी तो कंडीशन क्या रहेगी, वहां पर एसिडोसिस की सिचुएशन होगी। बहुत ज्यादा सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, क्या हो रही है, बहुत सीवियर वॉमिटिंग आपको देखने को मिल रही है, तो फिर वहां पर कंडीशन आपको एसिडोसिस होगी। सीवियर वॉमिटिंग का मतलब क्या हो गया, अब आप ओरली कुछ ले ही नहीं पा रहे। देखिए फीमेल अगर बात करते हैं, प्रेगनेंसी कंडीशन होगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नॉर्मल होता है वॉमिटिंग होना, एनोरेक्सिया नोजिया वॉमिटिंग सिचुएशन होती है, तो वहां पर फीमेल क्या करती है, नॉर्मल वॉमिटिंग के साथ अपना ओरल इंटेक तो कंटिन्यू रखती है। तो जब वॉमिटिंग होगी तो उसको एल्कलोसिस होगा। क्यों होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करें, स्टमक कंटेंट सारा चला जाएगा। स्टमक में एसिड आपके इंटेस्टाइन में बेस है, इंटेस्टाइन में क्या है आपका, एल्कलाइन मीडियम होता है, और वो एल्कलाइन मीडियम क्या क्रिएट करता है, एल्कलोसिस क्रिएट करता है। इसलिए क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा स्टार्टिंग या अर्ली फेज के अंदर।
या फिर नॉर्मल अगर वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में, नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, दैट इज द एमएसएस ग्रेविडियरम। हाइपर को हटा दीजिए, सिंपल अगर आपको पूछे एमएसएस ग्रेविडियरम के अंदर आपको सिचुएशन क्या देखने को मिलेगी, तो एमएसएस ग्रेविडियरम में आपको क्या मिलेगा, एल्कलोसिस की सिचुएशन मिलेगी। अगर वहां आपको सीधा पूछे हाइपर एमएसएस ग्रेविडियरम, तो होगा आपका एसिडोसिस की सिचुएशन। और अगर आपको अर्ली और लेट पूछा जाए तो सिंपली आपके सामने है ही। एल्कलोसिस मैंने आपको बता दिया है कि एल्कलोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरा स्टमक कंटेंट सारा निकल गया है। स्टमक में क्या होता है, एसिड, और आपके इंटेस्टाइन में क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है, यानी एल्कलाइन मीडियम। जब सारा एसिड निकल गया तो बचेगा क्या पीछे, केवल और केवल बेसिक मीडियम बचेगा, वो एल्कलोसिस क्रिएट करता है। लिखा है यहां तक सभी ने। अब इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डिहाइड्रेशन के कारण पेशेंट कैसा हो जाएगा, रेस्टलेसनेस एंड लिथार्जिक पर्सन, रेस्टलेसनेस एंड लिथार्जिक पेशेंट। हाइपर एमएसएस ग्रेडर में पूछा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा सर, जी बिल्कुल। अगर हाइपर सिचुएशन जहां लगाएगा तो वहां पर आपको अगर अर्ली और लेट साइन नहीं पूछे तो एसिडोसिस सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि जब वॉमिटिंग सीवियर हो रही है और आपको अर्ली और लेट साइन में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, तो वहां पर आपको एसिडोसिस ही करना है। नेक्स्ट लिखिएगा, इसके अलावा क्या सिम्टम्स होंगे, जब वॉमिटिंग होगी तो आइज केस हो जाएंगे, आपकी श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। वेट लॉस होगा, स्किन टर्गर डिक्रीज हो जाएगा, नेक्स्ट लिखिएगा इसमें रिमेनिंग सिम्टम्स और लिख लीजिए कुछ। फीमेल का क्या हो जाएगा, वेट लॉस, श्रिंक आइज, नेक्स्ट वन डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एंड कंसंट्रेटेड यूरिन, नेक्स्ट वन। इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, फीमेल क्या हो सकती है, अनकॉन्शियस भी हो सकती है। अगर ज्यादा उसको वॉमिटिंग रहेगी तो अनकॉन्शियस हो जाएगी। डिक्रीज स्किन टर्गर, ड्राई माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लिखिएगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडियरम। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडियरम, अगर मान लीजिए आपने ट्रीट नहीं करवा रहा है और कंटिन्यू फीमेल को क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। व्हाट इज द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी।
इसके अंदर 3 इंपोर्टेंट सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। CKS वार्निक्स एन्सेफेलोपैथी, 3 इंपोर्टेंट सिम्टम्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। विच वन, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट लिखिएगा ऑप्थेल्मोप्लेजिया, सेकंड वन इज अटेक्सिया एंड थर्ड वन इज द कंफ्यूजन। और उसके साथ लॉस ऑफ मेमोरी और जुड़ जाता है तो कोर्साकॉफ साइकोसिस। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, सेकंड वन अटेक्सिया एंड थर्ड वन इज कंफ्यूजन। ज्यादा लंबे समय तक अगर बनी रही सिचुएशन तो इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। लिख लिया सभी ने? ऑल्सो सीन इन एल्कोहलिक पेशेंट, बिल्कुल। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, लंबे समय से अगर कोई अल्कोहल यूज कर रहा है तो उसके अंदर देखने को मिलता है ड्यू टू द विटामिन B1 डेफिशिएंसी। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B1 क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा तो उसके कारण आपको ये सिचुएशन देखने को मिलती है। नीचे लिख लीजिएगा ऑल्सो सीन इन क्रॉनिक alcoholic due to vitamin B1 deficiency। ड्यू टू विटामिन B1 डेफिशिएंसी, थायमिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। बिल्कुल, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं करवाया ये सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और क्या क्रिएट कर देगी? कोर्साकॉफ साइकोसिस। वहां पर पेशेंट की मेमोरी भी इंपेयर हो जाती है। क्या होती है? मेमोरी इंपेयर हो जाती है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटेक्सिया, कंफ्यूजन प्लस इंपेयर्ड मेमोरी। बस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर आपको पूछे, अगर आपको सिंपली दे दिया जाए द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? दैट इज द वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, प्लेजिया इज जस्ट रिलेटेड विद द पैरालिसिस। तो आपकी जो आई के लिए मसल्स यूज होती हैं उनके अंदर क्या होता है? पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। एटेक्सिया में क्या होगा? वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन जो होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। लैक ऑफ वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन, उसे हम क्या कहेंगे? एटेक्सिया कहेंगे। ऑप्थेल्मोप्लेजिया के अंदर आपकी आई मूवमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल मसल्स होती हैं, ईएनटी के अंदर आप पढ़ेंगे सारी कौन कौन से मसल्स होती हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा? पैरालिसिस की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। दैट इज द ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटेक्सिया एंड कंफ्यूजन। नेक्स्ट लिखिएगा सेकंड वन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? दैट इज द कोर्साकॉफ साइकोसिस। यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? सेम ऑप्थेल्मोप्लेजिया प्लस अटेक्सिया प्लस कंफ्यूजन प्लस इंपेयर्ड मेमोरी। इंपेयर्ड मेमोरी यानी अगर मान लीजिए फिर से आपने उसको ट्रीट नहीं करवाया, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी हो गई और फिर भी आपने उसको मैनेज नहीं किया, तो सिचुएशन और ज्यादा वर्सनिंग हो जाएगी, यानी और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, जहां पर पेशेंट अपनी मेमोरी भी भूलना स्टार्ट कर देता है। उसको पता नहीं है कि कहाँ है, क्या है, कौन है, किसके पास है, ठीक है, और क्यों है, सारी चीजें वो भूल चुका है। मेमोरी उसकी सारी डैमेज होने लगी है। नेक्स्ट इसके अलावा क्या होगा? नेक्स्ट लिखिएगा
गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन टियर एंड इसोफेजियल अल्सर, इसोफेजियल अल्सर एंड Mallory Weiss syndrome. Gastroesophageal junction tear. ट्रीटमेंट तो होगा ही, डॉक्टर को दिखाएंगे तो। अगर आप इस कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करते तो वापस से सही हो जाएगा। क्लियर यहां तक सभी को? मेलोरी वाइस सिंड्रोम आप जीआईटी के अंदर पढ़ेंगे, आपको जीआई में पढ़ाएंगे व्हाट इज द मेलोरी वाइस सिंड्रोम। ये तीन क्या होते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इट इज ऑल्सो एन कॉम्प्लिकेशन। अगर मान लीजिए पर्सन क्या करेगा, बार बार वॉमिटिंग करेगा तो ईसोफेगस के अंदर उसका जो एसिड है वो क्या हो रहा है, रीगर्जिटेट हो रहा है। और दूसरा मेलोरी वाइस क्यों होगा, ड्यू टू द हाई प्रेशर। वॉमिटिंग होती है तो कितना ज्यादा सीवियर प्रेशर लगता है, तो उसके कारण हो सकता है कि आपका जो ईसोफेगस जहां से स्टमक के साथ जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, वो टियर हो सकता है, वहां से फट सकता है, रप्चर हो सकता है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखेगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट लिखेगा, छोटी सी डिजीज है, कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले मैनेजमेंट रहेगा कि हम क्या करें इस सिचुएशन में। हम वॉमिटिंग को सबसे पहले ट्रीट करना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज तो करेंगे, तो फीमेल को अपन क्या करेंगे, एनपीओ फॉर फर्स्ट 24 आवर, फॉर फर्स्ट 24 आवर। शुरुआती 24 घंटे के लिए अपन क्या करेंगे, एनपीओ रखेंगे उसको, ऑरली कुछ भी नहीं देंगे, केवल फ्लूइड देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्ट एन आईवी फ्लूइड, स्टार्ट आईवी फ्लूइड 3 लीटर इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर अपन क्या करेंगे, 3 लीटर फ्लूइड प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर? अब इस 3 लीटर के अंदर देखिए देना कैसे है, 1.5 ml RL, 1.5 ml अपन क्या देते हैं, RL देते हैं, सॉरी 1.5 लीटर RL है ना, आधा। और 1.5 लीटर अपन क्या देते हैं, डेक्सट्रोज 5%, 1.5 लीटर डेक्सट्रोज 5%। शुरुआती 24 घंटे में 3 लीटर फ्लूइड देना है। देखिए डिपेंड करता है ना कि अगर मान लीजिएगा अटेक्सिया की सिचुएशन है तो क्यों हो रही है। अगर ब्रेन पैथोफिजियोलॉजी की अगर है कुछ तो फिर वहां हो सकता है कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। अगर नर्व्स का एक बार डैमेज हो जाना दोबारा रिकवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। वो डिपेंड करेगा उसका कोज क्या है, क्या है कि उसका एग्जैक्टली कोज क्या होता है। अटेक्सिया अलग अलग सिचुएशन में, आप पूरी एमएसएन पढ़ोगे आप बहुत जगह आपको अटेक्सिया देखने को मिलेगा। तो डिपेंड करेगा कि एग्जैक्ट इसका कोज क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों हुआ है, उसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। क्लियर? देखिए डेट और डेट 3 लीटर तो हमने ये दे दिया। अब उसके बाद में एडिशनली अपन प्लस एडिशनल फ्लूइड एडमिनिस्टर इक्वल टू वॉमिटस एंड यूरिन आउटपुट। उसके अलावा 24 घंटे में उसने कितनी बार वॉमिटिंग की है और कितनी वॉमिटिंग की है वो भी ऐड करेंगे। उस वॉमिटिंग को ऐड नहीं करेंगे, उसके बराबर अपन फ्लूइड ऐड करेंगे, ठीक है।
उसने कितना यूरिन आउटपुट किया है उसके बराबर अपन क्या करेंगे, फ्लूइड ऐड करेंगे, और वो भी अपन क्या करते हैं, उस फीमेल को एडमिनिस्टर करते हैं। लिख लिया तक सभी ने? नेक्स्ट वन, ये तो हो गया हमारा फ्लूइड का मैनेजमेंट। उसके बाद अपन क्या देते हैं, उसको एंटी एमेटिक्स देते हैं ताकि उसको वॉमिटिंग ना हो। ये तो हमने मैनेज की है। अब अपन क्या देंगे उसको, एंटी एमेटिक्स, यानी टू ट्रीट द वॉमिटिंग। वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए एंटी एमेटिक्स अपन प्रोवाइड करवाते हैं। अब एंटी एमेटिक्स में लिखते जाइएगा 4-5 ड्रग्स जो अपन यूज करते हैं। सबसे पहला लिखेगा प्रोक्लोरप्रोमाजीन। mg। नेक्स्ट इज फिनार्गन। फिनार्गन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोमिथाजीन। 25 mg। प्रोमिथाजीन, ये जो दोनों अपन मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, 5 mg प्रोक्लोरप्रोमाजीन एंड 25 mg प्रोमिथाजीन, बोथ आर इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर। कौन से रूट से देते हैं अपन, आईएम। आईएम रूट के थ्रू इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लिखिएगा ट्राइफ्लूपैराजीन। ट्राइफ्लूपैराजीन यहां से लिखा से मैंने 1 mgBD, ये भी आईएम ही देते हैं, मोस्ट पोटेंट होती है ये ट्राइफ्लूपैराजीन। 1 mg, it's not BB, it's a BD. Intramuscularly most potent एंटीएमेटिक। हाँ, प्रोमिथाजीन फिनार्गन को बोलते हैं ना। नेक्स्ट वन क्या दे सकते हैं, मेटाक्लोरप्रोमाइड, MCP। इसके अलावा एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी अपन यूज में लेते हैं, कौन सी, दैट इज द फिनोबार्बिटोल। एंटी एमेटिक इफेक्ट के लिए अपन ये भी यूज लेते हैं, ठीक है। ये वैसे एंटी एपिलेप्टिक होती है स्पेशली, लेकिन अपन किसमें, अगर फीमेल ऐसी है जिसको क्या है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम है, तो उसको अपन फिनोबार्बिटोल भी दे सकते हैं। ब्रांड नेम इसका आता है ल्यूमिनोल। लास्ट फिनार्गन, PHENARGN, फिनार्गन। PHENARGON, फिनार्गन। नेक्स्ट वन याद लिखा सभी ने? नेक्स्ट लिखेगा इंजेक्शन इफोकैलिन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg to treat the respiratory difficulty. To treat respiratory
डिफिकल्टी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी को ट्रीट करने के लिए 100 mg अपन क्या देते हैं, इफोकैरलिन, या इसमें होता है हाइड्रोकोर्टिसोन। ये जो अपन 100 mg देंगे ये आपको 6 आवर रिपीट करना है। इंट्रावेनस रूट के थ्रू, आईवी रूट के थ्रू। सर डिहाइड्रेशन की वजह से ब्रेन, उसके बाद में क्या लिखा है, लाइक एन्सेफेलोपैथी हो रही है। विटामिन B1 डेफिशिएंसी के कारण आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए अपन मोस्ट कॉमनली बात करते हैं डिहाइड्रेशन, फीमेल को अनकॉन्शियसनेस हो रही है, ये जो आपको कॉम्प्लिकेशन बताया था कोर्साकॉफ साइकोस वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। क्योंकि विटामिन B1 जो होता है वो आपकी नर्व सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन में आपको पढ़ाऊंगा मैं कहां कहां काम करता है विटामिन B1। नर्व सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये सारा ट्रीटमेंट हमने देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अलाउ ओरल इनटेक आफ्टर 24 आवर। अलाउ ओरल इनटेक आफ्टर 24 आवर। 24 घंटे बाद में ओरल इनटेक स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इंक्रीज डाइटरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को डाइट के थ्रू बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपन। नेक्स्ट, एक लाइन और लिख लीजिएगा, नो नीड टू टर्मिनेट। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू टर्मिनेट। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की या हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां इफेक्टिव नहीं रहेगी, बहुत सीवियर वॉमिटिंग है, यहां आपको इफेक्टिव नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? ऑन्डासेट्रोन जो होती है वो यहां पर आपको इफेक्टिव नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत सीवियर वॉमिटिंग हो रही है फीमेल को। नेक्स्ट, फिनोबार्बिटल क्यों देंगे सर? देखिए, फिनोबार्बिटल जो होती है वो क्या करते हैं, साइक्लिक एपिसोड को भी प्रिवेंट करती है। कि आपको अगर मान लीजिए फीमेल को क्या हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है फिक्स ड्यूरेशन के बाद में, यानी साइक्लिक एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं फिनोबार्बिटोल, इसलिए अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और वॉमिटिंग की वजह से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो रही है। क्लियर है? ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा उसको अपन कल डिस्कस करेंगे ना। आज आपकी क्लास यहीं रोक रहा हूं, कल डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी और फिर उसके बाद में प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओबीजी कुछ ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। यानी अगर मान लीजिएगा लंबी क्लास आपकी मुश्किल से 4 या 5 दिन लगे तो पूरी हो जाएंगी। इतना ही डिजीज पोर्शन बचा है जो इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद में आपके जो डाउट्स रहेंगे वो तो अपन लास्ट में कवर करेंगे। तो पूरी ओबीजी के अंदर पीछे आपको जितना पढ़ा दिया उसमें अगर आपको कुछ भी चीजें रिमेनिंग लगती है तो उनको एक तरफ लिखते रहिएगा कि सर हमें ये चीजें रिमेनिंग लग रही है। जिस दिन मैं आपको ये बता दूं कि आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया
तो उसके बाद में आपको जो टॉपिक बचे हुए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी आज, है ना, अभी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, 1 बजे से लगवा देते हैं। ठीक है, 1 बजे से आपकी मैथमेटिक्स की क्लास लगवाते हैं और बाकी नोटिफिकेशन डाल देंगे। थैंक यू।